क्रोमोसोम की रचना के बारे में, गुणसूत्र की रचना जो उसकी बाहर की बनावट होती है उसका एक छोटा सा डायग्राम बना के हमने बताया था कि क्रोमोसोम जो है, पहले हमने बताया दो तरह के होते हैं, ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम की हम लोगों के शरीर में संख्या 22 जोड़े होती है, एक जोड़े सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। यानी हम लोगों की कोशिकाओं में अगर पूछा जाए मनुष्य की कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 23 जोड़े में होते हैं, 23 जोड़े। इसलिए जो जोड़े में क्रोमोसोम होते हैं उसकी संख्या को डिप्लॉयड कहते हैं। और गैमीट, नर गैमीट, मादा गैमीट, जैसे नर गैमीट शुक्राणु, मादा गैमीट अंडाणु, तो इस गैमीट में उसको युग्मक कहते हैं, हिंदी में युग्मक। गैमीट में आधे क्रोमोसोम होते हैं, उसको हैप्लॉयड कहते हैं। जैसे शुक्राणु में हम लोग शरीर में 23 जोड़े हैं, तो शुक्राणु में केवल 23 होंगे, अंडाणु में केवल 23 होंगे, उसको हम कहेंगे हैप्लॉयड, सिंगल सेट। अच्छा, हमने बताया इसके पहले क्रोमोसोम की एक सामान्य रचना कि क्रोमोसोम के बाहर जो है एक आवरण होता है जिसको पिलिकिल कहते हैं, उसके भीतर मैट्रिक्स भरा रहता है। मैट्रिक्स में सर्पिलाकार धागे जैसी रचना पाई जाती है जोड़े में, जिसको हम क्रोमैटिड कहते हैं। ये क्रोमैटिड उस क्रोमोसोम में एक संकुचन होता है जिसको प्राथमिक संकुचन कहते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। वहाँ सेंट्रोमियर पाया जाता है, यहाँ पर क्रोमैटिड दोनों जुड़े रहते हैं। ये क्रोमैटिड जहाँ जुड़े रहते हैं, जब कोशिका विभाजन आगे बढ़ेंगे तो एक क्रोमैटिड जहाँ जुड़े रहते हैं वहाँ से स्पिंडल तंतु ऐसे जुड़ेगा, उसको आगे बढ़ेंगे। और एक दो संकुचन और होते हैं, एक होता है सेकेंडरी संकुचन सेकेंड, मान द्वितीयक संकुचन सेकेंड, और द्वितीयक संकुचन फर्स्ट। जो फर्स्ट द्वितीयक संकुचन होता है, सेकेंडरी संकुचन फर्स्ट, वहाँ न्यूक्लियोलस उससे बनता है न्यूक्लियोलस। तो जहाँ से जुड़ा रहता है फर्स्ट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। उस और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के आगे सामने जहाँ द्वितीय संकुचन होता है फर्स्ट, वहाँ एक गोल रचना पाई जाती है जिसे सैटेलाइट कहते हैं। जिस क्रोमोसोम में सैटेलाइट होता है उसको सेट क्रोमोसोम कहते हैं। इसको हमने पहले भी बताया था। क्रोमोसोम के जो दोनों सिरे हैं उसको टीलोमियर कहते हैं, टीलोमियर कहते हैं। टीलोमियर क्रोमोसोम के खंड को जुटने से रोकता है, जुड़ने नहीं देता, ये टीलोमियर की बहुत बड़ी। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो एक रचना हमने बताया, लेकिन क्रोमोसोम वास्तव में रासायनिक दृष्टि से उसके अवयव क्या क्या हैं, माने केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम का रासायनिक संरचना में लिखा है क्रोमोसोम के रासायनिक अवयव, केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम। ये रासायनिक रूप से, पहले हमने बताया था कि रासायनिक रूप से न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का बना होता है, यानी न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन माने न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन मिलकर के इसको बनाते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, माने यह छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जैसे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ये छोटे छोटे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 3 प्रकार के पदार्थ से बनता है। 3 प्रकार के पदार्थ के अणु होते हैं प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में। एक होता है नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजनस क्षार जिसको हम कहते हैं। दूसरा होता है फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस, फास्फोरिक एसिड यहाँ पर, और शर्करा माने शुगर माने कौन, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक अम्ल बनता है, डीएनए आरएनए, थोड़ा सा बताएंगे संक्षेप में। तो न्यूक्लियोटाइड से ये अम्ल बनते हैं जो को क्रोमोसोम को बनाए, क्योंकि डीएनए का ही बना हुआ क्रोमोसोम है, पहले बताए थे। तो न्यूक्लियोटाइड किस से बना है, मैंने न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बना हुआ है, आरएनए बना हुआ है, ये न्यूक्लिक एसिड दोनों हैं। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए को कहेंगे, राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए को कहेंगे। तो 3 चीज़ों से मिलकर बना है न्यूक्लियोटाइड। एक है नाइट्रोजनस बेस, पहली चीज़ ध्यान में रखोगे, नाइट्रोजनस बेस। दूसरी चीज़ है शर्करा, शुगर, और तीसरी चीज़ है फास्फोरिक एसिड या फास्फेट। अब शुगर में डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, और आरएनए है तो राइबोज शुगर, इससे मिलकर के अब यहाँ हुआ। अब नाइट्रोजनस बेस जो है, 9th क्लास में पहले पढ़ाया गया होगा, पढ़े हैं। नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के चीज़ों से मिलकर बने हुए, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। ये 2 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजन क्षार, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स 2 होते हैं और पिरिमिडिन्स भी 2 होते हैं। प्यूरिन्स कौन कौन है,
एडेनिन और ग्वानिन, जिसको ए से और जी से लिखते हैं। और पिरिमिडिन कौन से हैं? साइटोसिन और थाइमिन। एक पिरिमिडिन और है यूरासिल, जो आरएनए में केवल पाया जाएगा, स्टायूरासिल। तो 2 प्यूरिन 3 पिरिमिडिन। प्यूरिन कौन है? एडेनिन, ग्वानिन, पिरिमिडिन, प्यूरिन्स एडेनिन, ग्वानिन, और पिरिमिडिन 3 है, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ जो न्यूक्लिक अम्ल जो है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, डीएनए आरएनए 2 होते हैं, और न्यूक्लियोप्रोटीन से बनता है क्रोमोसोम। प्रोटीन जो होते हैं मुख्य रूप से, प्रोटीन क्या होते हैं? मुख्य रूप से बेसिक प्रोटीन हिस्टोन उसको कहते हैं। बेसिक माने क्षारीय प्रोटीन, मुख्य रूप से भस्मी भी कहते हैं इसको, क्षारीय कहते हैं भस्मी प्रोटीन। हिस्टोन जो 37.5% होती है, 37.5% होती है। किंतु कभी कभी अम्लीय प्रोटीन और नॉन हिस्टोन होती है। नॉन हिस्टोन एसिडिक होती है, हिस्टोन अम्लीय प्रोटीन होती है। ये क्लियर जानना चाहिए। तो आरएनए और अम्लीय प्रोटीन भी होते हैं 10%, लेकिन होते हैं 90% जो होता है वो प्राथमिक रूप से क्रोमोसोम में 90% डीएनए जो क्षारीय प्रोटीन होती है, डीएनए और माने क्षारीय प्रोटीन, भस्मी प्रोटीन, तथा 10% आरएनए और अम्लीय प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक, अमीनो अम्ल इसमें अब जो मुख्यतः जो बेसिक प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसमें लाइसिन, आर्जिनिन, ये अमीनो अम्ल हैं। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है, तो लाइसिन, आर्जिनिन नामक अमीनो अम्ल से ये जो प्रोटीन बनती है, बेसिक प्रोटीन माने हिस्टोन प्रोटीन, उसका निर्माण होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। अब इसके अलावा क्रोमोसोम के रासायनिक संगठन में ये तो हो गया कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्रोमोसोम बना है। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन क्षार, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार शर्करा माने डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और राइबोस शर्करा, शुगर शर्करा, और ये प्यूरिन और पिरिमिडिन जो न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और फास्फोरिक अम्ल से मिलकर बना होता है। अब यहाँ इस क्रोमोसोम के रासायनिक संगठन में 2 क्रोमैटिन पदार्थ पाए जाते हैं। क्रोमैटिन जाल केंद्र रहता है, क्रोमैटिन जाल, जिससे आगे चल के क्रोमोसोम बनते हैं। ये क्रोमैटिन जो कण है या क्रोमैटिन जो धागा जैसी रचना है केंद्र पे, वो 2 तरह की क्रोमैटिन है। एक है हेटेरोक्रोमैटिन और एक है यूक्रोमैटिन। बहुत ध्यान से इसको, दोनों में अंतर भी बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। यूक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन, यहाँ पर 2 क्रोमैटिन है, यूक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन। क्रोमैटिन धागे जो धागा है वो 2 प्रकार के ही है। हल्का क्षारीय रंजक माने बेसिक रंजक जो होता है, उससे जो हल्के रंग से रंगा जाए वो यूक्रोमैटिन है, और जो थोड़ा डीप रंग से, गाढ़े रंग से रंजित हो रंगा जाए, स्टेन्ड, STAINED, जो डीप कलर से स्टेन्ड हो, वो यूक्रोमैटिन है। और हेटेरोक्रोमैटिन, यहाँ देखो क्रोमैटिन धागे 2 प्रकार के, हल्का क्षारीय रंजकों द्वारा जो रंगा जाएगा वो यूक्रोमैटिन हल्का रंग से, और जो गाढ़े रंग से रंगा जाएगा गहरा रंग से, वह हेटेरोक्रोमैटिन है। आनुवंशिक रूप से यूक्रोमैटिन ज़्यादा सक्रिय होता है। यूक्रोमैटिन आनुवंशिक, क्योंकि उसमें डीएनए ज़्यादा होता है, डीएनए ज़्यादा सक्रिय होता है ना, तो डीएनए यूक्रोमैटिन में अधिक होने के कारण आनुवंशिकता की दृष्टि से यूक्रोमैटिन अधिक सक्रिय होता है। ये बात जानना चाहिए। और यूक्रोमैटिन जब हम आगे पढ़ेंगे, जब कोशिका का विभाजन होता है तो पहली विश्राम की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं इंटरफेज, अंतरालावस्था। तो इंटरफेज में ये काफ़ी कुंडलित रूप में ऐसे जालक के रूप में होते हैं यूक्रोमैटिन, और कोशिका विभाजन के समय ये संघनित हो जाते हैं। जब संघनित होंगे तो जाल गहरा हो जाएगा, संघनित हो जाते हैं, और फिर जब अंतिम अवस्था टीलोफेज, आगे जब हम अवस्था बताएंगे इंटरफेज के बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जो लास्ट अवस्था है उसमें फिर धागे के रूप में ये हो जाते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन संघनित होकर धागे के समय अनुपस्थित से ज़्यादा सक्रिय होते हैं। कौन? यूक्रोमैटिन, क्योंकि यूक्रोमैटिन में डीएनए होता है। दूसरा हेटेरोक्रोमैटिन, ये कोशिका विभाजन की प्रत्येक अवस्था में ज़्यादा संघनित ही रहते हैं। हेटेरोक्रोमैटिन ये कम सक्रिय होते हैं, और केंद्रक के अंदर, चूंकि क्रोमैटिन या तो केंद्रक में है, केंद्रक के अंदर ये गहरे रंग से जो डीप कलर होता है उससे रंगे हुए दिखाई देते हैं, चित्रों के रूप में दिखाई देना शुरू करते हैं। इनमें डीएनए की मात्रा हेटेरोक्रोमैटिन में कम होती है, आरएनए ज़्यादा होता है।
जब यूक्रोमेटिन में डीएनए की मात्रा अधिक होती है जिससे वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं, और इसमें डीएनए की मात्रा कम होती है इसलिए ये कम सक्रिय होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक ना, ये आंशिक रूप से कम सक्रिय होते हैं। इनमें दोनों में वही अंतर कर जाएंगे कि यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में अंतर हो जाएगा। यूक्रोमेटिन जो है हल्के रंग से रंजित होते हैं और हेट्रोक्रोमेटिन डीप रंग से रंजित होते हैं। यूक्रोमेटिन में डीएनए अधिक होता है जिससे सक्रिय होते हैं, ज़्यादा सक्रिय होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन में डीएनए कम होता है, आरएनए ज़्यादा होता है, इसलिए ये कम सक्रिय होते हैं। डीएनए ये यूक्रोमेटिन होते हैं ये इंटरफेस में हल्के कम कुंडलित होते हैं, धागे के रूप में होते हैं, और जब ये ज़्यादा संघनित होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन ज़्यादा संघनित होते हैं, इस वजह से अंतर कर जाएंगे। अब जो है कोशिका का विभाजन हमने शुरू किया था, चैप्टर की हेडिंग जो हमने दिया था कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र, उसमें हेडिंग दी गई जीवों में निरंतरता। चैप्टर हमारा है जीवों में निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ है पूरा चैप्टर, इसमें 4-5 भाग उसमें ABCD करके पढ़ेंगे। तो ए नंबर दूसरे चैप्टर का 1 नंबर हमने क्या बताया था हेडिंग में, कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र। तो अब हम कोशिका विभाजन शुरू करते हैं। यहाँ पर ये क्रोमोसोम का रासायनिक हुआ, रासायनिक हम पढ़े क्या क्या मिल करके रासायनिक संगठन का होता है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है, तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, डीएनए आरएनए होते हैं। हाँ, थोड़ा सा डीएनए आरएनए के बारे में थोड़ी सी बात पहले भी पढ़े हो डीएनए और आरएनए के बारे में, तो डीएनए के बारे में थोड़ा सा जान जाओ, यहाँ जानना चाहिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए होता है क्या, डीऑक्सी हट जाएगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों का पूरा नाम हो गया। डीएनए यह एक बृहद जैव अणु है, पहले भी हमने बताया था। डीएनए का निर्माण डीऑक्सी राइबोज शर्करा, ध्यान में रखिए, डीएनए का निर्माण डीऑक्सी राइबोज शुगर, न्यूक्लियोटाइड और फास्फेट से मिलकर होता है। अब डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, जो नाइट्रोजनस बेस हैं, नाइट्रोजन क्षार हैं, वो एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, प्यूरिन और पिरिमिडिन है। इसलिए डीएनए में एडिनिन का संबंध, एडिनिन मैंने पहला अक्षर हम लिख देते, एडिनिन का संबंध हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है थाइमिन से, थाइमिन T से, और ग्वानिन का संबंध साइटोसिन C से होता है। लेकिन यहाँ 3 बांड रहते हैं। हाइड्रोजन बंधन मैंने बांधना, एडिनिन जुड़ा डबल हेलिकल हमने बताया था एक चित्र के द्वारा, इसके पहले दोहरी श्रेणी रचना होती है घुमावदार, उसमें एडिनिन एक प्यूरिन है। ये क्या है, प्यूरिन पहले भी पढ़े हो, प्यूरिन है, एक पिरिमिडिन है, यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। एक प्यूरिन एडिनिन का संबंध एक थाइमिन से होता है पिरिमिडिन से, दूसरा प्यूरिन ये दोहरा हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन का संबंध साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा पिरिमिडिन से। इसी तरह से कभी इधर साइटोसिन, इधर ग्वानिन, कभी इधर थाइमिन, इधर ऐसे पूरा जुड़ा हुआ है सब मिलाकर रचना बोलते हैं, जिसको वाटसन और क्रिक ने 1962 में उस समय को नोबेल पुरस्कार इसको मिला था। 2 वैज्ञानिक, वाटसन एंड क्रिक, ये 2 वैज्ञानिक थे। अच्छा, ये डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ये प्यूरिन पिरिमिडिन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा है, और यह जटिल एक जैव अणु है, और कुंडल में दोहरी श्रेणी रचना में। लेकिन आरएनए क्या है, यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिंगल होता है, दोहरा नहीं होता है, सिंगल। अच्छा, डीएनए का काम यहाँ जाना कि माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थान देगा, क्योंकि डीएनए के ही बने हुए जीन हैं, डीएनए के बने हुए क्रोमोसोम है, सब कुछ डीएनए से है। क्योंकि इसके पहले हमने बताया था जीन, डीएनए और क्रोमोसोम में अंतः संबंध बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर आरएनए का सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, इसमें वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं जिसमें एक एडिनिन का संबंध, अब इसमें प्यूरिन एडिनिन का संबंध किससे होगा, यूरासिल से, इसको कहते हैं यूरासिल, इसको कहते हैं थाइमिन। यहाँ पे एक अंतर, और दोनों बराबर है, थाइमिन के प्लेस पर इसमें यूरासिल पाया जाएगा, और ग्वानिन का संबंध साइटोसिन से होगा। ये क्या काम करेगा, अच्छा
डीएनए आरएनए भी बना सकता है, ऐसा है, लेकिन आरएनए क्या काम करेगा, ये प्रोटीन के संश्लेषण का काम करता है। अब यहाँ पर बात ये तो थोड़ी सी संक्षिप्त हो गई। अब कोशिका विभाजन में भाग लेने वाले कुछ अंग हैं। कोशिका विभाजन की बात शुरू करते हैं। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन यहाँ शुरू हो रहा है। जो हमारा कोशिका विभाजन चैप्टर का नाम है, कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र, दोनों को हमको डिटेल में पढ़ना है। कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन, अब कोशिका विभाजन की बात करेंगे। कोशिका विभाजन में भाग लेने वाले कोशिकांग, कोशिका विभाजन में भाग लेने वाले कोशिकांग, कोशिकांग की बात होगी। हाँ, कोशिकांग की बात होगी। यहाँ कोशिका विभाजन में भाग लेने वाले कोशिकांग, कोशिकांग, उसको इंग्लिश में लिख सकते हो। कोशिकांग की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, उधर से इंग्लिश बनाएंगे सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व, इन्वॉल्व या पार्टिसिपेट, दोनों लिखे तो इंग्लिश में इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। देखो आसानी से इंग्लिश बना सकते हो। यह है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, इंग्लिश हेडिंग की तो इंग्लिश सबको जानना चाहिए। सेल डिवीजन, SION, हाँ SION, सेल डिवीजन, ठीक। कोशिका विभाजन क्या है? एक जो कोशिका जब पूर्ण मैच्योर हो जाएगी, पूर्ण परिपक्व हो जाएगी, तो वो बंधेगी, बनेगी, विभाजित होगी, नई कोशिका बनेगी। होता है कि कोशिका के कोशिका द्रव्य, अंदर उसको कोशिका द्रव्य भरा हुआ है और उसके बाहर का सरफेस है, उन दोनों के बीच एक संबंध है। यह संबंध जब तक कांस्टेंट बना रहता है तब तो कोशिका बढ़ती नहीं है। जब कोशिका द्रव्य और कोशिका सरफेस दोनों के संबंधों में अनियमितता आती है तो कोशिका बढ़ करके 2 भागों में, 4 भागों में जैसे बड़े बन जाएगी। और कोशिका के अंदर केंद्रक है, क्या प्लांट सेल हो एनिमल सेल, दोनों के मध्य में केंद्रक है, केंद्र में केंद्रक है। तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच एक निश्चित संबंध, रिलेशन, उसको कहते हैं कैरियोप्लाज्मिक रिलेशन। कैरियो माने केंद्र, कैरियन माने केंद्र, कैरियोप्लाज्मिक रिलेशन, उन दोनों के बीच एक निश्चित संबंध है। जब दोनों के संबंधों में किसी प्रकार की असुविधा होती है कोशिका बढ़ती है। इस प्रकार कोशिका बढ़ने का ही थोड़ा रीजन है। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? जो कोशिका बढ़ती है उसको मातृ कोशिका, मदर सेल कहेंगे, ध्यान में रखिए। तो मातृ कोशिका से पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को ही हम कोशिका विभाजन कहते हैं। मातृ कोशिका से पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। और कोशिका विभाजन में भाग लेने वाले कौन कौन से ऑर्गेनल हैं? कोशिका के कोशिका द्रव्य में जो रचनाएं, जीव रचनाएं पाई जाती है ना, उसको कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंग, कोशिकांग। अब पहला है केंद्रक, केंद्रक पहला कोशिकांग है न्यूक्लियस, पहला कोशिकांग हुआ न्यूक्लियस। दूसरा कोशिकांग हुआ सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम एवं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रोसोम एवं माइक्रोट्यूब्यूल्स। तीसरा कोशिकांग हुआ राइबोसोम, राइबोसोम। और चौथा कोशिकांग हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। 4 हमारे सिलेबस में, सिलेबस के हिसाब से हम देखेंगे ये 4 चीजें कोशिकांग हैं जो कोशिका विभाजन में भाग लेंगे। 4 चीजों का नाम एकदम यहाँ होना चाहिए, इंग्लिश दोनों के, राइबोसोम और सेंट्रोसोम एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये बात है। पहला केंद्रक, कोशिका के में केंद्रक है, वनस्पति कोशिका में है, जंतु कोशिका में। केंद्रक के अंदर हमने क्या बताया? क्रोमैटिन जाल। देखो भाई, जो क्या मतलब धागे जैसी रचना है, यूक्रोमैटिन हेटरोक्रोमैटिन से मिलकर बना है, उसमें डीएनए है, डीएनए की सघन रचना ही क्रोमोसोम बनाती है, यही क्रोमैटिन जाल। आगे जब चलते हैं विभाजन के समय तो इन्हीं से क्रोमोसोम बनता है। इसलिए केंद्रक मुख्य रूप से विभाजन में भाग लेगा। केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहेंगे, जिसको मैं आगे बताऊंगा। कैरियो माने केंद्रक, हमेशा जाए, जैसे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक,
प्रो माने प्रथम, फर्स्ट, यू माने ट्रू या गुड या वेल, ठीक ठीक, कैरियन माने केंद्र। प्रो माने प्रथम केंद्र और यू माने वेल, विकसित केंद्र, इसलिए कैरियन केंद्र ध्यान में रखोगे। तो केंद्र का विभाजन में भाग ले रहा है ये। दूसरा है सेंट्रोसोम में माइक्रोट्यूब्यूल। सेंट्रोसोम में बताया था कि जंतु कोशिका पाया जाता है कोशिका तंत्र में। सेंट्रोसोम से तारा रश्मियां एस्ट्रल रेज निकलती हैं और सेंट्रोसोम को केंद्र करके स्पिंडल फाइबर बनते हैं। स्पिंडल फाइबर के भाग लेने में माइक्रोट्यूब्यूल्स रचनाएं हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स कोशिका में पाए जाते हैं, कोशिका में पढ़ा होगा। तो माइक्रोट्यूब्यूल से तारा रश्मियां, स्पिंडल फाइबर, तारा रश्मियां नहीं है, तारा रश्मियां सेंट्रोसोम को केंद्र करके सेंट्रियोल से तारा रश्मियां एक्स्ट्रा रेज बनेंगी कोशिका विभाजन के समय, जो आगे आएगा। और माइक्रोट्यूब्यूल से स्पिंडल फाइबर, तंतु बनते हैं। ये भाग उसको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये दोनों भाग लिए, कोशिका विभाजन भाग ले रहे हैं। इसके बाद राइबोसोम, छोटे छोटे प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, केंद्र की झिल्ली में पाए जाते हैं, केंद्र द्रव्य में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। राइबोसोम के छोटे छोटे कण हैं। इनका काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन के संश्लेषण से ही कोशिका विभाजन की क्षमता होगी। और माइटोकॉन्ड्रिया, किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका पावर हाउस कहते हैं। तो कोशिका विभाजन में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और ऊर्जा के द्वारा ही इसका विभाजन होता है। इस प्रकार कोशिका का विभाजन होगा। इसके बाद कोशिका विभाजन से क्या लाभ हुआ, अगर हम जाने कि कोशिका विभाजन से फायदा क्या है, लाभ क्या है। तो पहला है कि वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए कोशिका विभाजन जरूरी है। वृद्धि के लिए सजीवों की कोशिकाओं में विभाजन होता है तो उसमें ग्रोथ होती है, तो इसलिए कोशिका विभाजन महत्व बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। कोशिका विभाजन का महत्व जानेंगे, सब प्रकार जानेंगे। कोशिका विभाजन का महत्व, वृद्धि, ग्रोथ भी बहुत जरूरी है। दूसरा है प्रजनन। अब नई नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। कोशिका 1 से 2, 2 से 4, 4 से ऐसे बढ़ती चली जाएगी। तो पौधा हो चाहे जंतु हो, और एक छोटा सा शिशु है, धीरे धीरे बड़ा हो गया। एक छोटा सा अंकुर हुआ पौधे में, धीरे धीरे वृक्ष का रूप ले लिया। तो उसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ी ना, तो बढ़ने के लिए क्या हुआ, वृद्धि करने के लिए कोशिकाओं का विभाजन बहुत जरूरी है। दूसरा प्रजनन, रिप्रोडक्शन। कुछ निम्न श्रेणी के पौधों में देखा जाता है कि कोशिकाएं बढ़, जैसे बैक्टीरिया में, जैसे शैवाल में, ये कोशिकाएं बड़ी। पौधों में, निम्न श्रेणी के जंतुओं में जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूरिना है, एक ही कोशिका का है, तो उसकी कोशिका बढ़ करके 2 नए नए जंतु बन गए। तो 2 जंतु जब बनेंगे या ये पौधा 2 पौधा बनेगा तो प्रजनन कहलाएगा। तो कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन की क्रिया भी होती है। ये चीज बहुत जरूरी जानना। तीसरा है रिपेयरिंग को हम कह सकते हैं क्षतिपूर्ति। इसको कह सकते हो क्षतिपूर्ति। हाँ, क्षतिपूर्ति माने कोई अंग कट जाए, किसी जंतु को कोई अंग कट जाए, फिर वो अंग बन जाए, उसकी घाव, जैसे मानो घाव हो गई, कहीं ऑपरेशन हुआ, काट करके भाग निकालेगा मांस का, तो वहाँ शरीर की कोशिका है तो उसमें माइटोसिस विभाजन होगा। माइटोसिस विभाजन के शारीरिक कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, धीरे धीरे वो घाव भर जाएगा। पौधों में देखा होगा, अगर कोई चीज़ काट करके निकाल दिया, धीरे धीरे वो भर जाता है। क्षतिपूर्ति, तना का टुकड़ा वगैरह काट दिया गया, फिर वो बढ़ करके अपना पूरे आकार में आ गया, ये क्षतिपूर्ति, उसको रिपेयरिंग हो रही है। इस प्रकार रिपेयरिंग की क्रिया, वृद्धि की क्रिया, प्रजनन क्रिया, ये कोशिका विभाजन बहुत सारा महत्व है। संक्षिप्त में हमने यहाँ बताया। इसके बाद कोशिका विभाजन का प्रकार संक्षेप में बता दें तो डिटेल में बाद में बताएंगे। अभी इसकी परिभाषा थोड़ी सी बहुत जरूरी है जानना। यहाँ पर कोशिका विभाजन के प्रकार, ये संक्षेप में थोड़ा सा बता देते हैं। यहीं पर हम लोग थोड़ा सा इसको जान लें, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। कोशिका विभाजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन 3 तरह का पढ़ना है। असूत्री, जिसको कहते हैं अमाइटोसिस, इंग्लिश बहुत जरूरी है जानना। या प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी इसको कह सकते हैं, प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन। डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन होगा ये। डायरेक्ट, प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट, सीधे, केंद्रक माने न्यूक्लियर विभाजन और डिवीजन, डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन, ये हुआ। दूसरा है
समसूत्री, समसूत्री जो कहते हैं माइटोसिस। माइटोस मैंने धागा होगा, माइटोसिस। अच्छा, इसका और नाम हम बताएंगे अर्धसूत्री, अर्धसूत्री, मियोसिस, मियोसिस। अच्छा, अब देखो इसकी परिभाषा और कहाँ कहाँ होगा, संक्षेप में उदाहरण देंगे। असूत्री, सूत्री यहाँ क्रोमोसोम की बात करें तो ठीक है, धागे जैसा रचना होती है। और माइटोसिस वह कोशिका विभाजन जो निम्न श्रेणी के सजीवों में होता है, उच्च श्रेणी में होगा नहीं, निम्न श्रेणी के सजीवों में होता है, उच्च श्रेणी के सजीवों की कोशिका में देखा जाता है, निम्न श्रेणी के सजीवों में होता है, जिसमें बिना स्पिंडिल निर्माण के, बिना तर्कु निर्माण के, स्पिंडिल नहीं बनेगा इसमें, सीधे केंद्रक दो भागों में बंट करके दो नए नए सजीव का निर्माण कर देता है, उसे हम कहते हैं असूत्री विभाजन। यह विभाजन बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, हम लोगों की जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल, उसमें भी यह विभाजन होता है। तो निम्न श्रेणी के पौधों में इष्ट है, जीवाणु है, नीलहरित शैवाल है, उसमें असूत्री विभाजन होगा। इसका प्रोसेस थोड़ा समय के बाद में बताएंगे, अभी परिभाषा जानो, उदाहरण जानो। दूसरी चीज है समसूत्री, समसूत्री बराबर क्रोमोसोम हो जाए, सूत्री क्रोमोसोम का यहाँ रखेंगे माइटोसिस, माइटोस वह कोशिका विभाजन जो शारीरिक कोशिकाओं में होता है, शरीर की कोशिकाओं, पौधा में और जंतु दोनों में शारीरिक कोशिकाओं में होता है, जिसमें एक मातृ कोशिका से, मदर से जो विभाजित होगी क्या कहेंगे, मातृ कोशिका, एक मातृ कोशिका से समान क्रोमोसोम की संख्या वाली दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसे समसूत्री या माइटोसिस विभाजन कहते हैं। क्योंकि शारीरिक कोशिका में होता है इसलिए इसे सोमैटोजेनेसिस कहते हैं। शारीरिक कोशिका में होने के कारण इसको क्या कहेंगे, सोमैटो मान बॉडी, सोमैटोजेनेसिस, सोमैटोजेनेसिस कहते हैं शारीरिक कोशिका होने के कारण। और मदर सेल और डॉटर सेल, मातृ कोशिका और पुत्री कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या समान होती है, इसलिए इसे समीकरणिक विभाजन कहते हैं। इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इसको ध्यान में रखिए, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन माने इक्वेशन समीकरण होता है ना, समीकरणी विभाजन। समीकरणी का मतलब क्या हुआ, समान करना। समीकरण जैसे लिखते हो लेफ्ट साइड राइट साइड में दोनों बराबर होता है, तो मदर सेल में और डॉटर सेल में पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम संख्या समान हो जाएगी, इसलिए इसको समीकरणी विभाजन, इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे। यहाँ वही इसलिए समीकरण इक्वेशनल डिवीजन। तो तीन नाम होगा, सोमा माने शरीर होता है, यस सोयम में, सोमा माने यस सोयम में यहाँ बॉडी, क्योंकि बॉडी सेल में होता है, सोमा माने बॉडी, जैसे क्रोमोसोम, क्रोमो माने कलर, सोमा माने शरीर, रंगीन शरीर। हमने बताया ना कि रंग से, हल्के रंग से, डीप रंग से, वो क्रोमेटिन धागे, यू क्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन रंगे जाते हैं, अभी बता रहे थे, तो कलर्ड बॉडी होती है, इसलिए उसका नाम क्रोमोसोम रखा गया। और कोई बात नहीं। मियोसिस, मियोसिस वह कोशिका विभाजन जो जनन अंग की कोशिकाओं में। अच्छा, यहाँ उदाहरण में जैसे पौधे में, पौधे का प्रवी भाजू तक जहाँ कोशिकाएं विभाजित होती हैं, कलिकाओं में, उसके शरीर के अंगों में, जितना उसका शरीर का पौधे का अंग है, जड़, तना, पत्ती, सब में माइटोसिस विभाजन होगा। हम लोगों में पूरी शरीर कोशिका, हाँ हम लोगों में लाल रक्त कणिका को, न्यूरॉन या नर्व सेल को, ये कुछ कोशिकाएं हैं जिसमें विभाजन नहीं होता है, इसको छोड़ करके न्यूरॉन में चूंकि सेंट्रोसोम नहीं होता इसलिए इसमें विभाजन नहीं होता, क्योंकि हमने अभी बताया कि सेंट्रोसोम विभाजन में भाग लेता कोशिकांग है। तो न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका है, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए उसमें विभाजन नहीं होता है। तो दूसरों करके सब शरीर की कोशिकाओं में विभाजन होता है। दूसरा है मियोसिस, वह कोशिका विभाजन जो जनन की कोशिकाओं में होता है, जिसमें एक मदर सेल के केंद्रक के लगातार दो बार विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका की आधे क्रोमोसोम की संख्या वाली 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसे हम अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं। जनन की कोशिका जैसे शुक्राणु बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, तो शुक्राणु मातृ कोशिका, अंडाणु मातृ कोशिका, पौधों में परागकण, फूल का जो जनन अंग, पुमंग और जायांग, उनकी कोशिकाओं में, या स्पोर मदर सेल, स्पोर मातृ कोशिका में, बीजाणु मातृ कोशिकाओं में, इनमें जो जनन की कोशिकाएं उनमें मियोसिस विभाजन होता है। यह विभाजन, इस विभाजन में एक मातृ कोशिका से आधे क्रोमोसोम बनते हैं, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल अंतर्भाग में आगे इसको जानेंगे।
रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या हो, रिडक्शन होता है घट जाना, ह्रास विभाजन, इसको हिंदी में कह सकते हो ह्रास, ह्रास माने कम हो जाना। क्रोमोसोम संख्या घट गई, मातृ में क्रोमोसोम संख्या 2x है, डिप्लॉयड, तो जनन में निश्चित रूप से हैप्लॉयड होगी। डिप्लॉयड से हैप्लॉयड माने जैसे डिप्लॉयड को 2n लिखते हैं तो हैप्लॉयड को केवल n लिखते हैं, या 2x लिखते हैं डिप्लॉयड को तो हैप्लॉयड को x से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्रोमोसोम संख्या घट जाती है, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्योंकि इसमें गैमीट बनते हैं, नर गैमीट और मादा गैमीट, इसलिए इसको गैमीटोजेनेसिस भी कह सकते हैं, गैमीटोजेनेसिस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें नर गैमीट और मादा गैमीट बनते हैं। स्पोर मदर सेल, शुक्राणु बीजाणु मातृकोशिका, शुक्राणु स्पर्म मदर सेल, ओवम अंडाणु मातृकोशिका, इनमें विभाजन। इस तरह से संक्षेप में हम लोग जाने, इसके बाद जो है हम लोग आगे इस कोशिका विभाजन के बारे में डिटेल जानकारी